हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की बुक भारत भौतिक पर्यावरण में चैप्टर भारत स्थिति। इसमें हम देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ तक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है और इसका पूर्वतम, पश्चिमतम, दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु कौन से हैं, इसमें कहाँ कहाँ तक समुद्र है, जल संधि के बारे में पढ़ेंगे, खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक नक्शा भी दिया हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की जो मेन जो जगह है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, ये सभी जानते हैं। और भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी 21 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो इसका आगे का सीमागत क्षेत्र है, जो सीमा के अंदर वाला जो क्षेत्र है वो समुद्र की ओर कितना फैला हुआ है, 12 समुद्री मील, इसका मतलब है 21 किलोमीटर लगभग। इसमें दिए हुए हैं इसके मानक। एक जो मील होता है वो कितना होता है, 63,360 इंच, और एक समुद्री मील होता है 72,960 इंच। एक मानक मील होता है लगभग 1.6 किलोमीटर और एक समुद्री मील होता है लगभग 1.8 किलोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि एक मानक मील में कितने किलोमीटर होते हैं या एक मानक मील में कितने इंच होते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 अक्ष उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। हमारे देश की जो दक्षिण सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में कितने डिग्री तक है, 6 डिग्री 45 अक्ष उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक मतलब ऊपर से नीचे तो इसकी है दूरी 3,214 और पूरब से पश्चिम तक मतलब दाएं से लेकर बाएं तक कितनी है, 2,933 किलोमीटर। अब ये अंतर क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, इस वजह से उसमें इतना अंतर है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक जैसी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, देखिए, अक्षांश रेखाओं के मानों से पता चलता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा तो है उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा है उपोष्णकटिबंधीय यानी कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भी भिन्नता के कारण पाई जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कम हो जाती है और जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, इसलिए ये दूरी का अंतर है। अक्षांश रेखाओं से ये पता चलता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तो है उष्णकटिबंध में और जो उसका उत्तरी हिस्सा है वो है उपोष्णकटिबंध में। ये किस वजह से होता है, वहाँ की जलवायु, भू आकृति, मिट्टी, इनके प्रकारों की वजह से ऐसा हो पाता है। देखिए, यहाँ आगे हम देखेंगे एक नक्शा दिया हुआ है भारत का, जिसमें हमें क्या देखना है, इसके विस्तार के बारे में पता लगाना है। अभी हमने देखा कि इसकी पूरब से लेकर पश्चिम की दूरी हमने देखी और उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी देखी हमने। यानी उत्तर से दक्षिण तो है कश्मीर से कन्याकुमारी, ये कश्मीर है और यहाँ पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक है। अब हम देखेंगे कि इनके जो बिल्कुल छोर हैं, बिल्कुल किनारे हैं, पूर्वतम बिंदु, यहाँ पूर्वतम बिंदु है, यहाँ पे पश्चिम तक है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे दक्षिणतम है। तो इनके बिंदु के बारे में हम देखेंगे इन्हें क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो उत्तरतम बिंदु है भारत का, उत्तरतम बिंदु जो है इसे हम कहते हैं इंदिरा कोल। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं कॉपी में, इसे कहते हैं इंदिरा कोल।
फिर हम देखेंगे इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे पूर्वतम, जो पूर्वतम इसका बिंदु है, ये बिल्कुल इसका जो छोर है इसे हम क्या कहेंगे, किबुथु, किबुथु। और जो इसका पश्चिमतम बिंदु है इसे हम कहेंगे गुहार मोती, गुहार मोती। मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ, जो इसका पूर्वतम बिंदु है उसे कहेंगे किबुथु, किबुथु। जो इसका पश्चिमतम बिंदु है उसे कहेंगे गुहार मोती। जो इसका उत्तरतम बिंदु है इसे कहेंगे इंदिरा कोल, और इसके दक्षिणतम बिंदु को हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ बीच में एक कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये 8 राज्य भी हमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे और चीज़ जो देखने वाली है वो क्या है, हम ये देखेंगे कि जो इसका यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपको पता ही है कौन सा होगा, वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और आपको पता ही है कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। वो कौन कौन से हैं वो इसमें दिए हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व के धरातल का 2.4% है। और इस प्रकार से जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। आपको सभी जो 7 देश हैं उनके बारे में पता होगा कि हमारा भारत 7वें नंबर पर है, और जो इससे बड़े देश हैं उन सभी के बारे में भी आपको पता होगा। सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है भारत 7वें नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। आगे हम देखेंगे इसके आकार के बारे में। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब
हम उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते हुए आपके मार्ग में आएंगे। अब हम पता लगा सकते हैं कि इसकी जो दूरियां हैं उत्तर से लेके पश्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक वो कितनी है, कहाँ तक फैली हुई है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है, फैली हुई है। इसलिए एक देश के रूप में भारत भौतिक रूप से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। उनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पे कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कई जगहों पर पाए जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि किस किस राज्य में कौन कौन से संसाधन, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आगे यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है। स्कूल भुवन, ये ध्यान रखना है कि स्कूल भुवन क्या है, आ सकता है कई बार एग्जाम में। ये एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है, और जो इसके मानचित्र वगैरह हैं उसे हम इस वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्कूल भुवन क्या है। ये एक ऐसा वेब पोर्टल है जिसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणों और उनका जो विकास चल रहा है उसकी भूमिका के बारे में छात्रों को बताया जाता है, और इसकी जो वेबसाइट है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे दिया है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करके देखें हम तो आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की हम सूची बना सकते हैं। हमें पता चल गया है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ हम देखेंगे पड़ोसी देशों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान, यहाँ इधर की तरफ, और फिर है चीन, फिर है नेपाल, उसके बाद है भूटान, उसके बाद है बांग्लादेश जो यहाँ है, फिर है म्यांमार इधर की तरफ, और श्रीलंका, ये श्रीलंका है। तो ये जो सभी देश हैं ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो नक्शे को देखते हुए अभी आप बता सकते हैं कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनके नाम हम लिख सकते हैं। आगे दिया है श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अब ये जल संधि क्या होता है और ये खाड़ी क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। खाड़ी तथा, इसमें ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर बताइए। देखिए खाड़ी तो वो होता है जो तीन तरफ से घिरा हो भूभाग से, और एक तरफ जो उसका मुंह होता है वो हो समुद्र की तरफ। तो ऐसी जो जगह होती है उसे हम कह देते हैं खाड़ी। ऐसी जगह जो तीन तरफ से तो भूभाग से घिरा हो और एक तरफ से वो समुद्र की तरफ खुला हो, उसे हम कहते हैं खाड़ी। जैसे कि ये मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये सब इसीलिए खाड़ी कहलाती हैं क्योंकि जो जैसे मान लीजिए इनका आकार होता है कुछ इस तरीके का, तो यहाँ से और यहाँ से ये घिरी रहेंगी भूभाग से, और जो एक तरफ रहेगा वो होगा इसका समुद्र का रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है खाड़ी। और दूसरा हम देखेंगे कि जल संधि क्या है। तो जल संधि एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा जोड़ने वाला जॉइंट है जो दो जल निकायों को, दो बड़े जल निकाय या फिर दो बड़े समुद्र हैं, महासागर हैं या सागर हैं, कुछ भी है, उनको जोड़ता है और जो दो बड़े भूभागों को अलग करता है। खाड़ी में क्या होता है कि वो तीन तरफ से भूभाग से घिरी रहती है और एक तरफ से समुद्र में रहती है। और जो जल संधि है उसमें क्या होता है कि वो दो
बड़े जल निकायों को जोड़ता है और दो बड़े भूभागों को वो अलग करता है। जैसे कि है पाक जल संधि है, उसमें क्या होता है आप लिख सकते हैं कॉपी में। उसमें ये होता है कि वो जो पाक जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इनको तो वो जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को तो वो जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को वो अलग करती है। भारत और श्रीलंका को वो अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। इसके अलावा और हम देखें, एक जल संधि है ग्लबरेटर। एक ग्लबरेटर जल संधि है, उसमें क्या होता है कि वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को वो जोड़ती है और उत्तरी अफ्रीका और यूरोप को वो अलग करती है। कौन सी? ग्लबरेटर जो जल संधि है वो। इसी की तरह और हम देखें तो एक है बासफोरस जल संधि है। वो क्या करती है? जो काला सागर और मरमरा सागर जो है उन्हें जोड़ती है और एशिया और यूरोप को वो अलग करती है। तो अभी हम समझ चुके हैं कि खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर है। खाड़ी वो है जो तीन तरफ से भूभाग से घिरी हो और एक तरफ से वो समुद्र की ओर खुली हो, और जल संधि वो होती है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़े और दो बड़े भूभागों को अलग करे। इन्हें हम कहते हैं खाड़ी और जल संधि, और इनके उदाहरण भी मैंने बता दिए हैं। तो अभी ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।